गुरुद्वारे और मस्जिदें एक अमन और शांति का पाठ पढ़ाने की जगह हैं। वो ईश्वर की इबादत करने की जगह है। वहाँ पर सियासत नहीं होती कि अगर सिख कौम ने अपने गुरुद्वारे को लेकर के ये विरोध प्रकट करने का काम किया तो उसने बहुत बहादुरी का काम किया, और वो बहादुर लोग हैं, क्योंकि ये तो आपकी खेती है, इसी से तो आपको वोट मिलेगा। अरे आप मदरसों और मस्जिदों के खिलाफ बोलोगे तो तभी तो सरकार बनाओगे। मस्जिद और मदरसों के मालिक भी इतने कमज़ोर नहीं हैं, वो तो देश के अंदर शांति चाहते हैं। हमारी हिस्सेदारी इस भारत को बनाने में, भारत माता को बनाने में, हमारी हिस्सेदारी भारत को आज़ाद कराने में उनसे कहीं कम नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन भाजपा प्रत्याशी बाबा बालक नाथ के नामांकन से पहले आयोजित की गई एक रैली में भाजपा नेता संदीप दाइमा ने मस्जिदों और गुरुद्वारों को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। सिख समाज इसका जमकर विरोध कर रहा है। संदीप दाइमा के बयान पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव चौधरी मजहर राणा जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का, आपके तमाम साथियों का। संदीप दाइमा का वो बयान तो आपने ज़रूर सुन लिया होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से मस्जिदें गुरुद्वारे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में ये एक नासूर बन जाएंगे और इन्हें उखाड़ फेंकना चाहिए। तो इस बयान पर आप क्या कहेंगे? मैं पहले आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संदीप दाइमा एक ऐसी पार्टी से संबंधित है जो पार्टी सांप्रदायिकता की ही खेती उगाने का काम करते हैं, सांप्रदायिकता का ही बीज बोने का काम करते हैं। उसे ना भारत से मोहब्बत है, ना भारत माता से मोहब्बत है, ना उन्हें कभी पहले रही ना आगे है। और जो बयान उन्होंने ये दिया है कि गुरुद्वारे और मस्जिद एक नासूर बनने का काम होगा, गुरुद्वारे और मस्जिदें एक अमन और शांति का पाठ पढ़ाने की जगह हैं। वो ईश्वर की इबादत करने की जगह है। वहाँ पर सियासत नहीं होती, वहाँ पर कोई राजनीति नहीं होती है। और मैं आपको साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, संदीप दाइमा और उसकी पार्टी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है कि भारत के अंदर आप मुसलमानों की नफ़रत पर राजनीति करके सरकार बनाने का काम कर रहे हैं, और सरकार बना भी रखी है आपने। मुसलमानों को अगर एक तरफ भी छोड़ दिया जाए तो आपने तो उस बलिदानी कौम को भी नहीं छोड़ने का काम किया, जिस बलिदानी कौम ने हमेशा भारत की सीमाओं से लेकर के और भारत के अंदरूनी हिस्से तक भी अपना बलिदान देने का काम किया। हालांकि मुसलमान ने भी अपनी सीमाओं की रक्षा करने का काम किया और बलिदान देने का काम किया, लेकिन आप मुसलमानों के बलिदान को नहीं मान रहे हैं तो छोड़ दीजिए उनको। तो आप उस बहादुर कौम के भी क्या नाम है स्थानों को भी खोद करके जो राजनीति करने का काम कर रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर के। और मैं उनको ही नहीं कहना चाहता हूँ, बल्कि उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को आप अपनी पार्टी में रख करके इस देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का काम करोगे, इस देश को एक बनाने का काम नहीं करोगे जो आप लोगों को नारा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर सिख कौम ने अपने गुरुद्वारे को लेकर के ये विरोध प्रकट करने का काम किया तो उसने बहुत बहादुरी का काम किया, और वो बहादुर लोग हैं, वो उनके गुरुद्वारे की तरफ आँख उठा करके तो देखने का काम करें। और मैं उनका मुबारकबाद ये भी देना चाहता हूँ कि मैंने ये भी पढ़ा है, सुना है कि सिख कौम के लोगों ने ये भी कहने का काम किया है कि मस्जिद भी एक इबादत की जगह है। आप उस इबादत की जगह के बारे में भी इस तरीके के आप शब्द बोलने का काम ना करें। मैं उनकी उस गलतफहमी को भी दूर करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों की जो इस तरीके की सांप्रदायिकता की भाषा बोल करके इस देश के अंदर राजनीति करना चाहते हैं, कि मुसलमान के सब्र का इम्तिहान लेना बंद कर दो। संदीप दाइमा ने ये बयान तो दे दिया, लेकिन जिस समय सिख समाज ने इसका विरोध किया तो संदीप दाइमा बैकफुट पर आ गए और उन्होंने एक वीडियो जारी करके माफ़ी भी मांग ली। अब संदीप दाइमा का कहना ये है कि वो मस्जिद और मदरसे कहना चाह रहे थे, लेकिन न जाने कैसे उनके मुंह से गुरुद्वारे निकल गया। देखो, जहाँ तक उसका सवाल है, अब गुरुद्वारा उनके मुंह से निकल गया, उसकी मानसिकता के हिसाब से उसने ये बात कही। सही बात तो है कि इनकी मानसिकता गुरुद्वारे के बारे में भी यही है, गिरजाघर के बारे में भी यही है, मस्जिद के बारे में भी यही है, मदरसों के बारे में भी यही है।
और चलो उन्होंने सिख समाज के विरोध पर अगर माफ़ी मांगने का काम किया है तो मैं उनका मुबारकबाद देता हूं, लेकिन मैं उनकी गलतफहमी को ये दूर करना चाहता हूं कि आपने कहा है कि मैं मस्जिद और मदरसों की नींव खेड़ने की बात कर रहा था, क्योंकि ये तो आपकी खेती है, इसी से तो आपको वोट मिलेगा। अरे आप मदरसों और मस्जिदों के खिलाफ बोलोगे तो तभी तो सरकार बनाओगे। ये तो पूरे देश भर के अंदर एक चक्कर चल रहा है, पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन यही तो जहर बो रहे हैं समाज के अंदर। मैं भारत के से मोहब्बत, भारत की सीमाओं से मोहब्बत रखने वाले, भारत माता से मोहब्बत रखने वाले लोगों से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या देश के अंदर अमन और चैन इसी तरीके से, इसी प्रकार से कायम रहने का काम होगा? क्या आप एक संप्रदाय को इतना दबाते चले जाओ, इतना दबाते चले जाओ कि वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो दबते दबते कुछ ऐसा विकराल रूप धारण कर ले कि कल को आपको संभालना मुश्किल हो जाए? और उनकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि मस्जिद और मदरसों के मालिक भी इतने कमज़ोर नहीं हैं, वो तो देश के अंदर शांति चाहते हैं। तो इसलिए आपकी इन तमाम भाषाओं का जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं, इन भाषाओं पर चुप्पी साध लेते हैं। उनकी चुप्पी को कमज़ोरी समझने की भूल मत करो। हम अब भी इस बात को कहना चाहते हैं, हमारी हिस्सेदारी इस भारत को बनाने में, भारत माता को बनाने में, हमारी हिस्सेदारी भारत को आज़ाद कराने में उनसे कहीं कम नहीं है। उनकी हिस्सेदारी तो भारत को आज़ाद कराने में लेस मात्र भी नहीं है। और मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ दाइमा साहब से कि वो अपने परिवार में से गिनाने का काम करेंगे कितने स्वतंत्र सेनानी उनके परिवार में हैं। हम अपने परिवार में से गिनाने का काम करते हैं। हम आपने परिवार में से सैकड़ों लोगों के नाम देने के लिए तैयार हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की, भारत की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी देने का काम किया, फांसी का फंदा चूमने का काम किया। हमारी कौम ने हमेशा भारत को प्राथमिकता पर रख करके भारत को गुलाम बनाने वाले लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। वो किस बिरादरी से आते हैं मुझे इस बात का नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जिस कौम से, जब जिस बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूं, ये वो बहादुर कौम है जिसने हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। और अंग्रेज़ों ने जब ये सोच लिया कि इनसे पार नहीं बसाया जा सकता, तो 1863 के अंदर उन्होंने सबसे पहले अगर किसी को नोटिफाइड किया है, किसी की ज़मीन जायदाद को जब्त करने का काम किया, किसी के पशुओं को जब्त करने का काम किया, किसी को घर से बेघर करने का काम किया। और जब तक आज़ादी की लड़ाई चलती रही 1953 तक, ये मारे मारे घूमते रहे हैं, इन्होंने कभी सरेंडर करने का काम नहीं किया। हम तो उन लोगों से संबंधित हैं, उस कौम से संबंधित हैं। और हम मस्जिद और मदरसों का जहाँ तक सवाल है, आज से अगर आप 50 साल पहले जाएंगे तो कितने स्कूल थे भारत के अंदर, कितने लोग पढ़ते थे जा करके? ये सब लोग जो 50 से पहले की पीढ़ी है, इन मदरसों से ही निकली हुई है, इन मदरसों से ही पढ़ी हुई पीढ़ी है। चाहे आपका डिफेंस मिनिस्टर हो या और भी जो बड़े लोग हैं उस वक्त के, ये सारे मदरसों की ही देन है। आज वो मदरसों की नींव खेड़ने का काम करेगा। संदीप दाइमा ने अपने बयान पर माफ़ी भी मांग ली और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर भी कर दिया है। और जो भाजपा प्रत्याशी बाबा बालक नाथ हैं, उन्होंने कहा है कि संदीप दाइमा से पाप हुआ है। नहीं, अगर उन्होंने ये बात कही, मैंने पढ़ा नहीं है कि साहब उन्होंने माफ़ी मांग ली है और साहब उन्होंने जो है ना उसको पार्टी से बाहर भी कर दिया, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ कि ऐसे लोगों को, अगर भारतीय जनता पार्टी को अकल आ जाए और ऐसे लोगों की वाणी को बंद करने के लिए जो सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं, लड़ाई कराने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को तो उन्होंने अपनी पार्टी को साफ कर देना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, संदीप दाइमा ने जिस तरीके से माफ़ी मांगी और फिर भाजपा ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया, तो वो मस्जिद मदरसों वाले बयान पर कार्रवाई हुई है, या उन्होंने जिस तरीके से गुरुद्वारों का जिक्र कर दिया तो वो कहीं भाजपा को चुभ गया? देखो, जहाँ तक इसका सवाल है, अगर गुरुद्वारों के ऊपर उन्होंने बयान दिया तो वो भी गलत दिया, और मस्जिद और मदरसे पर बयान दिया वो भी उसने गलत दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्या गलत लगा, क्या सही लगा, और उसके ऊपर जो कार्रवाई कर दी, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते रहे। भारतीय जनता पार्टी उनको भी साफ करने का काम करे, भारतीय जनता पार्टी उस एजेंडे को लागू करना का काम करे। भारत की एकता और अखंडता की बात करने वाले लोग भारत को खंडित करने का काम कर रहे हैं, उनको ऊपर भी लगाम लगाने का काम करें। जिस समय संदीप दाइमा राजस्थान में रैली के दौरान ये बयान दे रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर मौजूद थे। देखो, जहाँ तक सवाल है योगी आदित्यनाथ जी का,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, वो सबके मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता है। अब उनका सवाल होता है उनके काम का कि वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, उसको जनता बहुत भलीभांति प्रकार से जान रही है। वो भी उसी सांप्रदायिकता के एजेंडे पर चल कर के काम कर रहा है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर हम सांप्रदायिकता का एजेंडा नहीं रहेगा, लागू नहीं करेंगे, तो जिन लोगों की ताकत के बल पर वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं, वो लोग उनको समझ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो बीसी और मोस्ट बैकवर्ड लोग जो है ना, इस बात को समझने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हमारे लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तो उन लोगों के लिए है जो लूटने वाले लोग हैं, जो बैंकों से पैसा लेकर के भागने वाले लोग हैं, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करना चाहते, जो रोजगार नहीं देना चाहते, जो महंगाई पर कंट्रोल करना नहीं चाहते, जो हमें केवल महीने में कितना अनाज मुट्ठी पर दे दिया, हमारी गुर्बत को दूर नहीं करना चाहते, हमें भिखारी बना करके रखना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को और पूरे देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। अगर महीने के अंदर वो लोगों को अनाज देने का काम कर रहे हैं, तो लोगों को रोज़गार देने का, उनके बेटों को रोज़गार देने का काम नहीं कर रहे, तो वो सबको बाकायदा इस देश के अंदर भुखमरी पैदा करना चाहते हैं, लोगों को उसके ऊपर आश्रित रखना चाहते हैं। एक ना एक दिन तो ये ख़त्म होगा, लोगों की आदत हो जाएगी काम ना करने की। तो इसलिए देश के एकता और अखंडता को भी खतरा है, और देश के अंदर भाईचारे को भी खतरा है। देश के अंदर उन तमाम कार्यों को, जो विकास के कार्य हैं, वो समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए चाहे बाबा योगी आदित्यनाथ जी हों सभा के अंदर, चाहे बालकनाथ जी हो सभा के अंदर, या कोई और दूसरा सभा के अंदर हो, अगर गुरुद्वारे के लिए उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल कर दिए, तो उस बहादुर कौम ने अपना जिंदा होने का सबूत दिया है। इसलिए उन्होंने माफ़ी भी मांग ली और उसको निष्कासित भी कर दिया। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव चौधरी मुजाहिर राणा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।